आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 3 फरवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान, अमेरिका, रशिया, इस्राइल, तुर्की, सऊदी अरब और गजा से रिलेटेड कई अहम खबरें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ईरान की अपडेट्स बड़ी खास हैं। सबसे पहली खबर अल जजीरा के हवाले से है कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने ऑर्डर दे दिया है कि एक टीम अमेरिका के साथ निगोशिएट करने के लिए जुमे को तुर्की जाए और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही इस पर बात होनी है, जिससे अमेरिका और इसराइल को बेहद डर लगता है। अमेरिका को कितनी रियायत देगा ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, यह तो जुमे को ही पता चल पाएगा अगर डील डन हो गई तो। लेकिन खबर यह भी है कि ईरान पूरी तरीके से तैयार है एक जंग के लिए। उसे पता है, उसे एहसास है कि अमेरिका इस मीटिंग के बहाने बीच में कभी भी हमला कर सकता है, लिहाजा मिलिट्री रेडीनेस ईरान की तैयार है और हर जगह डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम्स और अटैक के लिए मिसाइल्स भी तैनात हैं। लेकिन मसूद पेज़ेश्कियान ने जो ये बात कही है उसे एक सूरत तो बन रही है कि हाँ, बातचीत से मामला सुधर सकता है, यानी शायद जंग ना हो। तो इतने दिन से जो माहौल गर्म बना हुआ था उसमें कहीं ना कहीं ये ठंडक जैसी खबर ज़रूर आती है कि अब कंफर्म कर दिया है मसूद पेज़ेश्कियान ने कि हाँ, हमने एक टीम को जो है वो बातचीत करने के लिए कहा है और बातचीत का जो पैमाना होगा वो बराबरी होगी, इज्जत होगा और इंसाफ, यानी कि बराबरी की बात हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ तुम हमसे अपनी बातें मनवाओ, कोई ट्रेड डील जैसी कोई डील हमसे कर लो, ठीक है, और ऐसा ना हो कि उसमें इज्जत ना हो और ऐसा ना हो कि उसमें आपसी रजामंदी ना हो। तुम हम पे थोप नहीं सकते कुछ। अगर तुम जंग लड़ना चाहते हो तो ईरान कई बार पहले भी कह चुका है कि लड़ लो। फिलहाल ये एक बड़ी खबर थी जो आज ही ब्रेक हुई। शाम को 6:10 पर 3 फरवरी को AFP, जो न्यूज़ से रिलेटेड है वो लोग जानते होंगे, दुनिया की बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट की जुबान को समझिए, कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने तस्दीक की है कि उन्होंने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू करने का हुक्म दिया है, क्योंकि जो उनके हम मनसब हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने धमकी दी थी कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो बुरी चीज़ें होगी। तो ऐसा लग रहा है कि ये AFP कहने की कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की आज की धमकी के बाद मसूद पेज़ेश्कियान डर से कांप गए और फिर उन्होंने कहा कि चलो चलो टीम बनाओ और अमेरिका से बातचीत करने जाओ। न्यूज़ कहने का तरीका, न्यूज़ बनाने का तरीका और न्यूज़ समझने का तरीका अलग होना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर AFP ने कह दिया, जबकि ये बात कल से चल रही थी कि ईरान बातचीत कर सकता है। ईरान से मोहब्बत रखने वाले, ईरान की खबरें पेश करने वाले कुछ एक्स हैंडल्स हैं, उन्होंने कुछ जानकारियां दी। इन पर एक लंबी चौड़ी खबर बन सकती थी, लेकिन हमें लगता है कि हमें इसके दूसरे पहलू देखने चाहिए। ईरान ऑब्जर्वर ने शाम 4:45 बजे ये ब्रेकिंग दी, जो अभी कई अखबारों में कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाएगी ये खबर। द USS अब्राहम लिंकन, अमेरिका की जो ताकत है समंदर में, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके आसपास 7 से 10 डिस्ट्रॉयर शिप और वॉरशिप्स चलते हैं और ख़ुद इस पर जो है करीबन 80-90 बताया जाता है कि फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स रहते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स इस कैरियर पर। तो ये बताया जा रहा है ये 1400 किलोमीटर ईरान के साहिल से दूर चला गया है। 1400 किलोमीटर इसे ईरान की सरहद से, समुद्री सरहद से, साहिल से पीछे खींच लिया गया है। और ये एयरक्राफ्ट, ये लिखा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भी ईरान की एंटी शिप मिसाइल के दायरे में है, क्योंकि ईरान की एंटी शिप यानी जहाज़ों को ख़त्म करने वाली जो मिसाइल्स होती हैं या उन पर हमला करने वाली, उनकी रेंज अभी भी 2000 किलोमीटर है और ये सिर्फ 1400 किलोमीटर पीछे गया है। मैं इसको इस नज़र से भी देखता हूँ, क्या अमेरिका दूर जाकर कोई तैयारी कर रहा है, या कह सकते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अमेरिका डर कर भाग गया। मैं बिल्कुल आपसे सही कह रहा हूं कि डर वर के भागना नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। अभी प्रेशर बनाया था, बातचीत का माहौल बन गया, क्या इसलिए पीछे हटाया कि चलो आराम से बातचीत करो, हम थोड़ा प्रेशर कम कर रहे हैं, या ये पीछे जा रहे हैं
क्योंकि इनके पास तो फाइटर जेट है, वो यहाँ से भी उड़कर कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे ईरान के आसमान पर। लेकिन ईरान के जो एयर डिफेंस या फिर ईरान की जो एंटी शिप मिसाइल हैं, उन्हें मारकर गिराने के लिए एक दूरी चाहिए होगी। ये उस दूरी तक खिंच गए हैं क्या? हमें इस नज़रिए से भी खबर को देखना चाहिए। इसी ने ईरान ऑब्जर्वर ने एक और चीज़ शेयर की कि ईरान ने ये कैलकुलेट किया है, गुणा भाग किया है, अंदाज़ा लगाया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जाए तो एक दिन में दुनिया पर कितना बोझ पड़ेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर बंद कर दिया जाता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी और ये बढ़कर $70 से $200 तक पहुंच सकती हैं पर बैरल, यानी लगभग 3 गुना हो जाएगा दुनिया में तेल का दाम। और इससे क्या होगा? हर तरफ तबाही जैसे हालात होंगे और हर तरफ त्राही त्राहिमाम हो रहा होगा और हर तरफ हर चीज़ 3 गुना महंगी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? मुल्कों की तमाम इकोनॉमीज डहने लगेंगी, कई मुल्कों की। द कैलकुलेशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द क्लोजर ऑफ द बाब अल मंदब स्ट्रेट, कि ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का अंदाज़ा है। अभी तो इसमें जो यमन की हूथीज जिस तरफ हमले करते हैं, बाब अल मंदब जो स्ट्रेट है, उस तरफ को बंद करने का तो इसमें कैलकुलेशन ही नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ से तो यूरोप तक का सामान जाता है, वो जो सुएज़ कैनाल वाला एरिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कैलकुलेट की जा रही हैं और ये बताया भी जा रहा है इनके ज़रिए कि दुनिया एक बड़े ख़तरे में है अगर ईरान ख़तरे में आया तो। अभी एक ख़बर इमर्ज हुई है, वो जान लीजिए। शाम के वक्त, मैं इससे पहले भी ले सकता था, फिर भी आर्म्ड बोट्स, कुछ हथियारबंद नावें जो कश्तियाँ हैं, उन्होंने एक बड़े जहाज़ को इंटरसेप्ट करने की, रोकने की, उसे कब्जाने की कोशिश की है। और द यूनाइटेड किंगडम की जो मैरीटाइम ऑपरेटिंग फर्म है UKMTO, उसने इस बात की जानकारी दी है समंदर में जितने जहाज़ चलते हैं उन पर ये नज़र रखती कौन सा जहाज़ कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारा रूट का जो है ना, ये पूरी नज़र रखती है UKMTO। इसने बताया कि कई कश्तियाँ आई, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, इस जहाज़ को रोको, लेकिन वो जहाज़ मदमस्त हाथी की तरह चलता रहा। और इसके बाद ये थोड़ी देर के बाद ये जो है ख़तरा ख़त्म हो गया। लेकिन वो हथियारबंद कश्तियाँ थीं, उन पर हथियार लदे हुए लोग थे। उन्होंने कोई हमला किया या नहीं किया इस बारे में नहीं पता, और ये बताया गया है, मेहर न्यूज़ जो ईरान की, उन्होंने भी बताया। और ये सब कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। ईरान के पास जो पतला सा रास्ता है समंदर का, जिस पर ईरान कंट्रोल रखता है, वहाँ पर हुआ ये, कुछ हथियारबंद कश्तियाँ आई, उन्होंने एक जहाज़ रोकने की। अब ये ईरान से आई थी कश्तियाँ, IRGC की थी, या ईरान को बदनाम करने के लिए किसी और की कश्तियाँ थीं। ये बताया गया ये सब कुछ ओमान के साहिल से लगभग 16 नॉटिकल माइल दूरी हुआ है। बहुत ज़्यादा 16 नॉटिकल माइल नहीं होता है, आप यूँ समझ लीजिए, तो लगभग 29 किलोमीटर होता है 16 नॉटिकल माइल। तो इतनी दूरी पर हुआ है। और ये इसके बाद जो है बाकायदा उन्हें धमकी VHF रेडियो पर दी गई थी, हेलो हेलो रोको, ये जहाज़ नहीं रुके। खैर, रशिया ने एक बड़ी बात कर दी है सर, रशिया इज़ रेडी फॉर अ न्यू वर्ल्ड विद नो न्यूक्लियर लिमिट्स। रियाबकोव का ये बयान है। रशिया अब एक ऐसी नई दुनिया के लिए तैयार है जिसमें न्यूक्लियर बम रखने की तादाद पर कोई लिमिट नहीं होगी, यानी लातादाद न्यूक्लियर बम बनाकर रखे जा सकते हैं। ये बात क्या है, ये क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है? फिलहाल ये जो बयान आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि 2010 में जब ओबामा सदर थे अमेरिका के, तब रशिया के सदर थे दिमित्री मेदवेदेव उस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट थे। ओबामा और मेदवेदेव के बीच एक डील हुई 2010 में, और उस डील का नाम था न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो थी, जो संधि थी, उसके तहत ये तय हुआ था कि अपने न्यूक्लियर हथियारों की तादाद को कम करना है और उसे लिमिट करना है। और वो जो ट्रीटी थी, वो जो संधि थी, वो जो मुआहदा था, वो इस 5 फरवरी 2026 को ख़त्म होने जा रहा है। तो रूस ने कहा है कि अब हमें कुछ अच्छा आप ऑफ़र कीजिए
ताकि हम इस ट्रीटी को कंटिन्यू कर सकें, वरना फिर हम एक ऐसी नई दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये अमेरिका और रूस के बीच हुई थी ट्रीटी, वरना हम ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर हम कितने भी न्यूक्लियर बम रख सकते हैं। तो ये जो है, ये सारी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई रयाबकोव का ये बयान है, और न्यूज़ एजेंसी जो रूस की तास है, तास नाम की, उसे ये बयान दिया है। अब मैं आपको कुछ और खबरें दिखाने जा रहा हूं, और इस खबर को देखिए, आप इससे अटैच हो जाएंगे। मेरा मकसद आपको मायूस करना नहीं, फिर भी फ़लस्तीनियों की तकलीफ़ें समझाना है। एक फ़लस्तीनी शख्स जो वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर का रहने वाला है, वो मक्का मुकर्रमा से वापस लौटा उम्रा करके, और जब वो घर अपने वापस आता है वेस्ट बैंक में, तो उसे अपने घर की जगह सिर्फ मलबा मिलता है, क्योंकि इसराइल के बुलडोज़र ने उसके घर को नाजायज़ बताकर ढा दिया। इसराइल के बुलडोज़र ने, यानी इसराइल के जुल्म में बुलडोज़र चलवा दिए, उसके घर को गिरा दिया, ज़मींदोज़ कर दिया। वो आया तो अपने घर देखा, किसी ने संभालने की कोशिश की तो वो सीधा वहाँ सजदा करने लगा अपने घर पर। ये फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी है। घर वाले मिलकर रोने लगे, और वो उस शख्स की खुद की दाढ़ी सफ़ेद थी, और वो अपने घर के भी एक और बुजुर्ग शख्स, याद उनके वालिद या चचा होंगे, उनके साथ लिपट के रोने लगे। कोई उम्रा करने गया, अपनों की, अपने घर की, अपने कारोबार की सलामती मांग कर लौटा, तो उसे जो मिला, क्या मिला? ये फ़लस्तीनियों की रोज़ की ज़िंदगी है। और उनके घर कौन ढहा रहे हैं? जिनमें से ज़्यादातर लोग 70 साल पहले बाहर से आए। तमाम यहूदी नहीं, वहाँ यहूदी और मुसलमान तो मिलकर रहते थे ईसाइयों के साथ फ़लस्तीन में। जो बाहर से लोग आए, उनका निज़ाम, उनकी सोच उन लोगों के घर ढा रही जो इस ज़मीन के मालिक हैं। दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये दिन बदल भी तो सकते हैं, और बदलेंगे। कहानियां हर बार लिखी जाती हैं, सिर्फ एक किरदार, एक हीरो की नहीं होती, किरदार बदलते रहते हैं। अब देखिए, गजा की खबर है कि इसराइल ने कहा था कि जितने भी लोग या जितने भी एनजीओज गजा में मदद करने जाएंगे, उन सबको अपने स्टाफ का ब्यौरा देना होगा, हर एक बंदे का, मतलब शब्बन जो है, वल्द पुत्तन, कहाँ रहने वाला था, पहले कहाँ रहता था, पहले कहाँ काम करता था, ये सब कुछ। 8 एनजीओ ऐसे हैं बड़े, जिन्होंने सीधा मना कर दिया है कि हम इसराइल को किसी भी किस्म की कोई डिटेल नहीं देंगे, और कहा है कि इसने इतनी बंदिशें लगा रखी हैं कि ये बंदिशें जब तक नहीं हटाएगा हम इसे डिटेल नहीं देंगे। ये क्या सोचता है ये नेतन्याहू, कि ये जो मांगेगा वो दिया जाएगा, और उसके बावजूद ये काम नहीं करने देगा? ये ऐसी कंडीशंस, वर्स्ट कंडीशंस पैदा कर रहा है जिसके बाद हमारे लिए काम करना मुश्किल है, हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, और ये हमसे कह रहा है कि अपने शिनाख्ती कार्ड जमा करवाओ। तो सीधा मना कर दिया गया है कि हम तुम्हें नहीं देंगे कोई भी आइडेंटिटी। कल आप सबने सुना, और हमने भी आपको बताया कि करीबन 18 महीने की मुद्दत के बाद गजा और मिस्र के बीच बनी गजा सरहद, रफा सरहद फिर से खोल दी गई, रफा क्रॉसिंग फिर से खोल दी गई। लेकिन कुल कितने लोग पहले दिन बाहर निकले, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। हजारों हजार मरीज हैं। मरीजों को इलाज देने के लिए सबसे पहले ये सरहद खोली गई, लेकिन सिर्फ 12 लोग क्रॉस कर पाए रफा सरहद को पहले दिन, इसराइल की पाबंदियों की वजह से। 12 लोग, और कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि पीछे खड़ा है अमेरिका। इसराइल जैसे चाह रहा है वैसे यूज कर रहा है सरहद को। आप दुनिया में देख लीजिए, ट्रंप जहां पीछे खड़े हैं या जहां सामने खड़े हैं, जैसे चाह रहे हैं वैसे हो रहा है सब कुछ। 12 फलस्तीनी, सिर्फ 12 फलस्तीनी। रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के सदर, आज सऊदी अरब की कैपिटल रियाद पहुंच गए हैं। उनका खैर मकदम करने के लिए रियाद के डिप्टी गवर्नर पहुंचे थे। गवर्नर क्यों नहीं पहुंचा नहीं पता। खैर, आज उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ द सऊदी अरेबिया से होनी है। क्या बात होती है? ये ऑफिशियल विजिट पर है, सरकारी विजिट पर, कोई इमरजेंसी, कोई प्राइवेट विजिट नहीं है, सरकारी विजिट है। 2 मुल्कों के बीच के ताल्लुकात बनेंगे। हाँ, ये भी बता दूं कि कोई वो डिफेंस पैक्ट जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का था, उसमें तुर्की घुसने नहीं जा रहा है। ये खबर कल आई थी, लेकिन आज कुछ खबर इस तरह की बदल जाए और कल हम आपको दें तो हमें पता नहीं है। फिलहाल तो ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात वसी करने का एक मौका है। फिलहाल इस
वीडियो रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद ये करता हूँ कि जितनी खबरें मैंने आपको हेडलाइंस के तौर पर पेश की, साफ गोई से वो आपको आसानी से समझ आ गई होंगी। आज एक अहम दिन है, एक अहम रात है। मुझे लगता है कि आप लोग भी बिजी होंगे, शायद मैं भी बिजी हो जाऊं। तो खबरें ना आए तो समझ जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।